हेलो एवरीवंस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स इसके अंदर जो होंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। देन हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पढ़ेंगे। इसके आफ्टर देन हम लिगेंड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट्स बिगिन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि सारी टर्म्स को कैसे कैसे हम क्या चीज बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आप K4 देख रहे हो, इसको हम काउंटर आयन, सराउंडिंग आयन, आयोनाइजेशन स्पेयर से जानते हैं, ठीक है। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसे पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर से जानते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर Fe, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के उससे जानते हैं। देन जो ये सी है ना, ये हमारा क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर हमारी कोई स्पीसीज है। देन जो यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि ये जो पूरा है एक ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसरी कंडीशन भी तो होगी कि भाई कौन सा सेंट्रल मेटल यहाँ पे नेसेसरी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी सेंट्रल आइटम को यहाँ पर रख देंगे। तो सेंट्रल आइटम की हम यहाँ पे अब बेसिक नेसेसरी कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल आइटम के लिए। तो देखिए सेंट्रल एटम में जो सबसे मेन जो है जो यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले वो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। वो डी ब्लॉक का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, उस जो ये सेंट्रल मेटल आइटम है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इट मींस इट अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर को कर सकते हैं। थर्ड, इसके पास क्या होना चाहिए, जो ये Fe है इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए जब इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तभी तो इसके पास जो ये लिगेंड्स है तभी तो इसके पास ये अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके पास शॉर्टेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इट मींस ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इसी वजह से अगर ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो सेंट्रल मेटल को हम क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड बोल देते हैं, ठीक है। लुईस एसिड टू जो एक्सेप्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जान लिया जो कंडीशन होगी सेंट्रल मेटल के लिए वे तो ये होगी जो हमने पढ़ लिया। अब हम मूव करेंगे सेकंड टर्म पे, लिगेंड्स। लिगेंड्स के लिए क्या बेसिक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लिगेंड्स के बारे में जान लेंगे। लिगेंड्स हमने पढ़ लिया। लिगेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। भाई लिगेंड्स भी तो यहाँ पे तभी आ रहा है कि डोनेट करेगा और खुद भी स्टेबल तो होने के लिए आ ही रहा है यहाँ पे। तो लिगेंड्स के लिए क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले इसके पास एक तो लोन पेयर होने चाहिए। सेकंड, इसके पास क्या होना चाहिए, जो नेगेटिव स्पीसीज होती है ना, जिसके जैसे कि लाइक नेगेटिव स्पीसीज, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। और लोन पेयर में जैसे कि H2O हुआ हमारा, ठीक है, H2O है। H2O के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे NH3। NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और यहाँ पे अनदर एग्जांपल हम ले को, तो यहाँ पे क्या होगा, CO, इसके पास भी हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं। तो हमने कंडीशन सेंट्रल एटम के लिए पढ़ ली, क्या क्या होगी, लिगेंड्स की पढ़ ली, या तो लोन पेयर हो जाए या उसके पास नेगेटिव स्पीसीज हो जाए, ठीक है। अब हमने ये सेंट्रल एटम देख लिया, लिगेंड्स देख लिया। अब ये यहाँ पे इसको जो ये है काउंटर आयन, सराउंडिंग आयन, इसे हम आयनाइजेशन स्पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर
जो ये है ब्रैकेट के अंदर है, अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व करूं, जैसे K4FeCN की ये 6 है, ठीक है, K4FeCN 6 है, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व करता हूं तो जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कैसे होगा, ये 4K प्लस प्लस FeCN 4 नेगेटिव। अब देखिए यहां से हम एक चीज और, बेसिक टर्म्स हमारी जुड़ गई, जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जो हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। ये हमेशा तब जब भी आयनाइजेबल होगा, जब ये टूटेगा तो इसके पास कुछ स्पीसीज होगी, या तो ये कैटायनिक होगा, या ये एनायनिक हो गया, या ये हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से हमने जान लिया, ये तो हमें पता चल गया कि ये तो हमेशा आयनाइजेबल पार्ट होगा, ठीक है। और जो ये ब्रैकेट के जो अंदर होता है, ये पूरा का पूरा ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो हम एक जान सकते हैं, एक तो क्या होगा, आयनाइजेबल होगा, एक क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल होगा पार्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये है, ये हमारा क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CONH3 की होल पावर 6 Cl3, ये हमारा नेचर का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ये, ठीक है। अगर देखो मैं इसको वाटर में आयनाइजेबल करूं, अगर मैं इसको वाटर में आयनाइजेबल करूंगा तो ये कैसे स्प्लिट होगा, CONH3 अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये कैटायनिक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब इसी बेसिस पर हमने कॉम्प्लेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एक तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम यहाँ थर्ड पार्ट जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने बात करी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन दिस केस कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज पॉजिटिव चार्ज। इट मींस जब हमने CONH3 और पावर 6 Cl3 को हमने इसे स्प्लिट करा, आयनाइज करा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो हमारा पॉजिटिव है, इट मींस ये क्या हो गया, हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। हम ऐसे ही एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मींस है कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसका एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर था, ये क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में NiCO की और पावर 4 और ये, ठीक है। इससे आप और आगे जैसे हम चैप्टर में चलेंगे तब जानेंगे कि COH2 ये हमारे क्या होता है, हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। हमने यहाँ पे डबल सोल्ट के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डबल सोल्ट में क्या बोलता है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ 2 सिंपल सोल्ट्स आर मिक्स्ड इन देयर रेशो ऑफ देयर मोलिकुलर वेट एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज्ड, then we get only one type of crystal. These crystals are called as double salt. It means ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं 2 सिंपल सोल्ट्स का और हम उन्हें इन द रेशो ऑफ देयर मोलिकुलर वेट में करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज होके हमें वन टाइप का क्रिस्टल मिलता है, जिसे हमने क्या बोल दिया, डबल सोल्ट बोल दिया। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका है क्या, डबल सोल्ट का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब हम डबल सोल्ट को डिसोल्व करेंगे वाटर में तो वो आयनाइज होगा, जैसे यहाँ पे आयनाइज हो रहा है ये, ठीक है। और वो क्या करेगा, अपने आयंस देगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन देगा। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल सोल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आयन डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये जो मेन पॉइंट है ये है इसका, कि जो डबल सोल्ट है ना, वो अपने आइडेंटिटी लूज नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन उसके आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या कह रहा है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ 2 सिंपल सोल्ट,
mix together and the resultant solution is crystalline, we get a new compound. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने टू सिंपल सोल्ट को यहाँ पे मिक्स किया, ठीक है, तो हमें एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखना डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में है क्या। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसका, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू कंपाउंड वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, सच न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो हमने डबल सोल्ट में क्या पढ़ा था कि वहां पे क्या हो रहा है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयन थे वो क्या कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या हो रहा है, वे क्या कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे आयन है। तो इसका जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। तो सबसे पहले हमने FeSO4 2KCl लिया, तो यहाँ पे हमने ये बना लिया। देन इसके पास ये बनाने के बाद हमारा एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट हमारा ये फॉर्म हुआ K4FeCN6। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कैसे ये जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ये K4 है, FeCN6 है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 4 आयनाइज होगा, तो ये 4K प्लस प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब जो ये Fe यहाँ पे क्या होगा, जो ये Fe2 प्लस है और यहाँ पे Cn नेगेटिव है, ये जो है लूज कर गए अपनी आइडेंटिटी को और ये अपना टेस्ट भी परफॉर्म नहीं करते। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, अब ये भी क्लासिफिकेशन हो गया इनका 3 टाइप्स में, एक तो कैटायनिक, एक एनायनिक और एक हमारा हमने जो मॉलिक्यूलर पढ़ा। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि एनायनिक और कैटायनिक के बारे में, तो यहाँ पे भी सिंपल है, आप कुछ भी क्रैमिंग मत करिए, रटो मत कुछ भी, बस सिंपल समझो कि है क्या। अब अगर आप भी गया कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है, तो आप लिख तो सकते हो, जब भी कोई सिंपल सोल्ट को हम डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हमारा कैटायनिक हो गया, नेगेटिव हो गया एनायनिक हो गया। तो बस आप है ना समझो और फिर अपनी लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हो फिर। तो यहाँ पे टाइप्स हमारे हो गए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। पढ़ रहे हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स में हमने क्या पढ़ा, द डोनर एटम मॉलिक्यूल or anions which donate a pair of electron to the central metal atom and form a coordinate bond with central metal, hence ligands are Lewis base। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो डोनर एटम या डोनर इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी तो ये बोल रहा है कि क्या ये डोनर एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसे कर रहा है, सेंट्रल एटम को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे Cn है, ये क्या है यहाँ पे लिगेंड्स है, ये क्या कर रहा है, अपने डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, किसको, आयरन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक स्टेबल कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब जैसे अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी का मींस क्या होता है। डेंसिटी का मींस होता है नंबर ऑफ डोनर एटम। तो इसी वजह से नंबर ऑफ डोनर एटम हमने लिगेंड्स को जो है ना क्लासिफाई कर दिया उसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड से, डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेटिंग साइड लिगेंड्स आर क्लासिफाइड। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स और एक होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड टू अ मेटल थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, ठीक है। क्या, जब जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ी रहेगी, किससे, लिगेंड से, तो हम उसे क्या बोल देंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोल देंगे। जैसे अब यहाँ पे क्लोराइड आया ना Cl नेगेटिव, तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, Cl। जैसे Br नेगेटिव है, इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, Br। NH3 पे लोन पेयर है। अभी हमने वहां पे क्या पढ़ा था, क्या कि लिगेंड्स दो तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, एक तो लोन पेयर से और एक जो नेगेटिव स्पीसीज होगी। तो अब देख लो, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों नेगेटिव स्पीसीज है। अब यहाँ पे ये क्या होगी, लोन पेयर की स्पीसीज आ गई। तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, NH3 की, N हो जाएगी।
H2O की यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी O। क्यों? क्योंकि O पे ही तो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे OH की इसके यहाँ पे O हो जाएगी और CO की यहाँ पे O हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे ही चलते हैं बाइडेंडेड लिगेंड्स में। बाइडेंडेड लिगेंड्स में क्या बता रहा है कि when a ligand is bonded to a metal through two donor atom। अब यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे टू डोनर एटम से जो है सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, O ऊपर वाले एंड O ये नीचे वाली। ठीक है, दो O नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड को आपने पढ़ा होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, N। क्यों? क्योंकि N पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी N है। तो जैसे पहले बताया था ना मैंने कि लिगेंड्स जो है दो तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं किसी भी सेंट्रल से, या तो वो नेगेटिव स्पीशीज होगी उसके पास, या क्या होगा उसके पास लोन पेयर हो। तो आप भी देख लो, इधर भी इनके पास लोन पेयर थे, नेगेटिव स्पीशीज थी। यहाँ पे भी क्या था, ऑक्सलेट आयन के पास ये नेगेटिव स्पीशीज है, यहाँ पे क्या है, NH2 के पास ये लोन पेयर है। अब इसी तरीके से ये देख लो, ये कार्बोनेट आयन है CO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इसी तरीके से इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या होगी, ONO। इसी तरीके से सल्फेट आयन होता है, सल्फेट आयन में भी यही होता है। तो ये हमने देख लिया मोनोडेंडेड लिगेंड्स क्या होता है, बाइडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्राइडेंडेड लिगेंड्स और पॉलीडेंडेड लिगेंड्स। इसमें क्या होता है, व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटिंग साइड कितनी सारी है हमारी, O नेगेटिव यहाँ से कोऑर्डिनेटिंग साइड है, ये है, तो इसी के अंदर हमारी 4 कोऑर्डिनेटिंग साइड है। और इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा EDTA के फॉर्म में आ जाता है, तो ध्यान रखना है EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एम्बिडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं। देखिए एम्बिडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके पास 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है। ठीक है, लेकिन बट एट अ टाइम ओनली वन इज यूज। अब ये नहीं कि वे अब जैसे एग्जांपल से हम पढ़ेंगे, देखो द लिगेंड्स व्हिच हैव 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट बट एट अ टाइम ओनली वन इज यूज। अब जैसे यहाँ पे नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से 2 तरीके से कोऑर्डिनेटिंग साइट है, इसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट है, कौन कौन सी, एक तो ये नाइट्रोजन जो है ये मेटल से बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना रहा है, देखो ये रहा। ठीक है, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन एक नेगेटिव स्पीसीज है, तो ये बना रहा है, तो इसके पास क्या होगी, 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट है। ठीक है, लेकिन बट एट अ टाइम वन इज यूज्ड। अब देखिए, अब जब ये यहाँ पे नाइट्रोजन से अगर ये बॉन्ड जब बनाएगा तो फिर ऑक्सीजन से नहीं बनाएगा ये पे बॉन्ड। इसी तरीके से जब यहाँ पे ऑक्सीजन से बनाएगा तो नाइट्रोजन से नहीं बनाएगा। तो अब अगर देखिए ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो N। अगर ये उससे बनाएगा, ऑक्सीजन से बनाएगा, तो नाइट्रिटो यहाँ पे N बोल दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे HCN। ये क्या होता है हमारा, थायोसाइनेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सल्फर से अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। अगर ये N से बॉन्ड बना रहा है तो इसे आइसो थायोसाइनेट बोलते हैं। इसी तरीके से साइनाइड होती है। अगर ये CN जैसे ये है, अगर ये कार्बन से सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, साइनो। अगर नाइट्रोजन से बनाएगा तो आइसोसाइनो। तो ये हमने पढ़ लिया एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, कि इनके पास होती तो 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट है, लेकिन बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही साइड से ये हमारा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स जो होते हैं ना, ये मोस्ट स्टेबल लिगेंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल लिगेंड्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं वे अटैच होते हैं देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग। वे क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम से इस तरीके से अटैच होंगे कि वो एक फॉर्म रिंग बना लेंगे और हम उन्हें चिलेटिंग लिगेंड्स बोल देंगे। जैसे जो हमने अभी तक पढ़े, बाइडेंडेंट लिगेंड्स पढ़े, पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स पढ़े, तो वे सेंट्रल मेटल एटम से इस तरीके से अटैच हो जाते हैं कि वे एक रिंग फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, और हमने उसी रिंग फॉर्म को क्या बोल दिया, हमने उन्हें क्या बोल दिया, हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 5-6 मेंबर रिंग्स आर मोर एक्स्ट्रा स्टेबल विद लार्जर ग्रुप के साथ। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल लिगेंड होते हैं हमारे। जैसे इसका एग्जांपल ये आ गया जो हमने दे रखा है। ठीक है, तो अब
ये हमारा पूरा इसमें कवर हो चुका है। लिगेंड्स क्या होते थे, हमने एम्बिडेंट लिगेंड्स पढ़ लिए, हमने बाइडेंडेंट पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हमने पता तो चल गया आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि वो लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए जो यहाँ पे जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Fp को कितने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है 6, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, वो लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम से अपने बॉन्ड बना रहा है, उसकी कितने कोऑर्डिनेटिंग साइड से बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए जो अगला एग्जांपल है, अब देखो जो आपने अभी हम पढ़ा है इसी क्लास में, OX किसे बोलते थे, ऑक्सलेट आयन को बोलते थे, सिंपल है OX से। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सलेट आयन था क्या, किस में आया था, बाइडेंडेंट लिगेंड्स में आया था। तो तभी तो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कैसे करेंगे, ए कोई हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेंट्रल मेटल होगी। ठीक है, अब ऑक्सलेट आयन क्या था हमारा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए ऑक्सलेट आयन था किसमें, बाइडेंडेंट लिगेंड्स में, तो उसकी कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइड होती थी 2, तो 2 into 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की कोऑर्डिनेटिंग साइड कितनी होती है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 into 2 प्लस, अब ब्रोमीन की कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइड होती है 1, तो 1 into 2, तो इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड कितनी हो जाएगी 4 + 2 + 2 8 इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड हो जाएगी। अब इसी तरीके से इसे देखते हैं हम, ये कोई एक हमारी सेंट्रल मेटल हो गई। ठीक है, अब EDT है, अभी मैंने आपको बोला था एग्जाम में पूरा नहीं देंगे, ये शॉर्ट फॉर्म देंगे लिख के। EDT है, अब आपको पता होना चाहिए इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए अब इसकी कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइट हमने पढ़ी थी, देखिए इथाइलिन डाई अमाइन, अमाइन के 2 नाइट्रोजन, एक तो 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट तो पे हो गई, और एसीटेट की 4 ऑक्सीजन में, तो इसकी 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है। तो यहाँ पे क्या देगा, इसकी कितनी होती है 6 और इनटू में 2। ठीक है, 6 तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड होगी, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन की, अभी हमने अभी पढ़ा, प्रीवियस आप करके देख सकते हो थोड़ा सा। एंड इसके बाद फिर से प्लस, ये आप जान ही गए होंगे ये क्या है, ऑक्सलेट आयन। अभी हमने पढ़ा ऑक्सलेट आयन की कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइड होती है 2, बाइडेंडेंट लिगेंड्स में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 2 प्लस, अब क्लोरीन क्या होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो इसकी कोऑर्डिनेटिंग साइड कितनी होती है 1, और 1 into 2, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 + 2 18, तो इसकी 18 कोऑर्डिनेटिंग साइड होगी। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द चार्ज परसेंट ऑन इट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या कह रहा है कि देखिए जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ये सेंट्रल मेटल है, जो इसके पे चार्ज होगा उसे ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, देखिए पोटेशियम का चार्ज कितना आ गया +4। ठीक है, प्लस जिसका हमें चार्ज फाइंड आउट करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x। ठीक है, प्लस साइनाइड का कितना होता है -6। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग साइड कितनी होती है इसकी -1 और 6 है तो इंटू 6, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0, कुछ चार्ज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, वो लिखा जाता है जो यहाँ पे चार्ज होता है, लेकिन कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe +2, तो यहाँ पे आयरन पे क्या है 2 चार्ज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका भी निकाल सकते हैं, देखो इसको x मान लिया, अगर हमें इसका फाइंड आउट करना होगा यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब H2 क्या होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो उसका कोई चार्ज होता ही नहीं इस पे, और सल्फेट पे कितना होता है 2 SO4 2 ठीक है, तो x इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो x की क्या आ जाएगी यहाँ पे भी Fe +2 आ जाएगा ना, x की +2 तो Fe क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे भी +2 है। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना सीख लिया। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब देखिए जो इस मेरे से जो चैनल से जो सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एंड द एंड ऑफ द चैप्टर मैं क्या करूंगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा,
तो मोस्ट प्रोबेबली उससे जो क्वेश्चन है बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।